विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए भैया हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण। तो देखिए मेंडलीव ने जब कार्य किया था तो उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनकी संख्या थी लगभग कितनी 63 तत्व उस समय उपलब्ध थे, और इन 63 तत्वों को इन्होंने क्या है अपनी सारणी में स्थान दिया था। इसके लिए इन्होंने क्या 63 जो है कार्ड के पत्ते लिए और सभी तत्वों के जो गुणधर्म थे उनको अलग अलग लिखा। फिर समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे यानी जो पत्ते समान गुणधर्म वाले थे उनको क्या किया उन्होंने एक साथ रखा, तो इनकी सारणी व्यवस्थित हुई और यानी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो गई, और इसी को इन्होंने अपनी आवर्त सारणी का सिद्धांत बताया। तो इनके सिद्धांत यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी था, उनका जो सिद्धांत जिसको कि हम कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम है, उसकी हम बात करें मेंडलीव का आवर्त नियम। तो इन्होंने क्या दिया, ये आवर्त नियम दिया, और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं आवर्ती फलन होते हैं, और इसी आधार पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को संबंधित किया जो कि इन्होंने 1869 में दी। तो जो इन्होंने सारणी बनाई जिसे हम कहते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। यह है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो यहाँ पर देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसमें कुछ उपलब्धियां और इसकी कुछ सीमाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आती है उपलब्धियां। तो यहाँ पर देखिए उपलब्धियां मतलब विशेषताएं क्या क्या रही है, इसकी हम बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां थी। तो यहाँ पर 4 उपलब्धियों के बारे में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसमें क्या है 6 जो है पीरियड जिनको कि आवर्त कहा जाता है, और 8 क्या है ग्रुप यानी समूह होते हैं, और इन ग्रुप को भी इन्होंने उप ग्रुप यानी सब ग्रुप में विभाजित किया, जिन्हें 1 से 7 तक के जो ग्रुप थे उन्हें ग्रुप ए और बी में इनको विभाजित किया गया था। फिर हम बात करते देखिए दूसरी जो इनकी विशेषता थी कि मेंडलीव ने क्या किया अपनी सारणी को व्यवस्थित करने के लिए यानी समंजित करने के लिए या अपनी सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्थान देने के लिए जो है अधिक द्रव्यमान वाला जो तत्व था उसको कम द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रखा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कोबाल्ट है, इसका द्रव्यमान 58.9 होता है, इसको निकल जो कि आपका 58.7 होता है उसके पहले रखा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या सारणी को समंजित करने के लिए व्यवस्थित किया। यह भी आप इसकी दूसरी विशेषता के रूप में दर्शा सकते हैं। अब हम बात करने वाले देखिए इसकी तीसरी विशेषता। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीसरी उपलब्धि ये थी कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में क्या है बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए, और ऐसे तत्वों की परिकल्पना की जो उस समय ज्ञात नहीं थे। ठीक है, और इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तत्व बाद में खोजे जाएंगे, और वो तत्व बाद में खोजे गए, और ऐसे तत्वों को इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में एका उपसर्ग लगाकर उनको स्थान दिया गया, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इनकी हम बात करते हैं तो जिनको एका उपसर्ग लगा के लिखा गया वो था स्कैंडियम, और स्कैंडियम के बाद में देखिए ये था आपका इसमें स्कैंडियम, और फिर था गैलियम और तीसरा था जर्मेनियम। इन तीनों तत्वों को इन्होंने क्या है एका उपसर्ग लगा के इसमें व्यवस्थित किया। तो स्कैंडियम को इन्होंने एका बोरॉन, और गैलियम के लिए इन्होंने लिखा एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम था इसके लिए इन्होंने लिखा जो आप बात करते हैं तो वो था आपका इसमें एका सिलिकॉन। तो इस प्रकार से ये एका सिलिकॉन क्योंकि इनके पूर्व में आते थे तो इसी के आधार पर इनको ये नाम दिया गया एका सिलिकॉन। ये तो इनकी तीसरी उपलब्धि या विशेषता थी। अब हम बात करने वाले देखिए चौथी विशेषता की। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो चौथी उपलब्धि थी वो ये थी कि उत्कृष्ट गैसों की खोज क्या है बाद में की गई, और बाद में की गई तो मेंडलीव ने क्या अपनी आवर्त सारणी की पिछली व्यवस्था को बिना छेड़े ही इन्हें अलग से स्थान दिया,
जो कि अंत में दिया गया था, अलग नए समूह में इनको रखा गया। ये 4 उपलब्धियां थी किसकी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की। अब हम बात करने वाले हैं देखिए इसकी सीमाओं की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। अब ये सीमाएं कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले जब हम बात करें तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी की पहली सीमा थी कि इसमें जो है हाइड्रोजन को जो है नियत स्थान नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसके गुणधर्म है, क्षारीय जो धातु होती है उनसे भी मेल खाते हैं और हेलोजन तत्व होते हैं उनसे भी क्या है, मेल खाते हैं। तो इसलिए इनको क्या है, उनके साथ अलग से यानी व्यवस्थित किया गया। तो इस प्रकार हाइड्रोजन की स्थिति है वो क्या है, निश्चित नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी इसकी जो सीमा रही है समस्थानिकों से संबंधित है। देखिए समस्थानिकों की खोज क्या है, बाद में हुई, यानी मेंडलीव के वर्गीकरण के बाद में समस्थानिकों को खोजा गया। और समस्थानिक में क्या होता है, एक ही तत्व के होते हैं और किन तत्वों के बीच में कितने अधिक तत्व हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी नहीं होती। तो इसमें समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया, ये इसकी क्या रही, दूसरी कमी रही है। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी जो सीमा थी। तीसरी सीमा ये थी कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या है, मेंडलीव ने अपना जो आवर्त नियम दिया था परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम, उसका भी इन्होंने क्या है, कठोरता से पालन नहीं किया है। जैसे आपको पता है उसमें पहले भी हमने देखा कि जो कि यहाँ पे कोबाल्ट होता है उसको निकेल से पहले इसमें रखा गया, यानी कठोरता से पालन नहीं किया गया। तो इसलिए ये जो है मेंडलीव के जो वर्गीकरण है ये भी क्या है, अमान्य रहा।